Jai Hind cadets, welcome to Sahakar Defense Academy's online platform. First of all, let me introduce myself. I am DB Deshpande, faculty for physics. तो आज फिजिक्स में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन. सो ग्रेविटेशन स्टार्ट में सबसे पहले फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है और हम इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन. उसमें हमें यह बताया गया है कि सपोज हमारे पास दो पार्टिकल है, से m1 is the mass of particle 1, m2 is the mass of particle 2. Now what is the r? R is the central distance between them. Please note, in the gravitation we always take the distance from the center of one object to center of another object. So this is the central distance. R is nothing but the central distance. अब हमारे पास अगर ये दो ऑब्जेक्ट है तो होगा क्या कि ये दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे. दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स. तो न्यूटन ने एक बुक लिखा, दैट इज प्रिंसिपिया द मैथमेटिशिया, और ये हमें प्रूफ करके दिया कि ये ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो फोर्स कितना होता है. तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में in the universe, now please note this formula, this equation we are going to use is applicable for all microscopic as well as microscopic object. तो दोनों के लिए, हेवनली ऑब्जेक्ट के लिए भी चलेगा या फिर कोई छोटा 2-3-4 किलो मास का ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा. So here it is, in the universe every particle attract the another particle by a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to distance between them. So इसको अगर हमने मैथमेटिकली लिखना है, we can write like this: force is directly proportional to product of their masses. ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. और दूसरा, this force is inversely proportional to square of distance between them. अभी हम कर क्या सकते हैं, इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं. तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, F is directly proportional to m1 m2 and this is inversely proportional to r square. It obey the inverse square law. अभी ये आ गया हमारे पास, F is directly proportional to m1 m2 by r square. Now we want to remove the proportionality sign. जब कभी भी हमें ये proportionality sign को हटाना है तो इसके लिए हम करेंगे एक constant और एक equal to. बाकी का एज इट इज m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा. नाउ व्हाट दिस कैपिटल G स्टैंड्स फॉर? दिस कैपिटल G इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अभी क्या करते हैं, ये जो कैपिटल G है ना, पहले तो इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड डायमेंशन बना लेते हैं, फिर उसका कांस्टेंट वैल्यू भी देखते हैं. तो पहले तो इसका फॉर्मूला कैपिटल G, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इट विल बिकम एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल G, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. अब आता है इसके एसआई यूनिट के ऊपर. तो एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा फोर्स यानी न्यूटन डिस्टेंस मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. उसके बाद आ जाता है सीजीएस यूनिट के ऊपर. सीजीएस यूनिट है इसका, न्यूटन की जगह आएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर. ये आ गया एसआई यूनिट, दूसरा आ गया सीजीएस यूनिट. अभी एसआई एंड सीजीएस के बाद इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब यूनिवर्स में आप कहीं पर भी जाओ कैपिटल G का वैल्यू नहीं बदलेगा. आगे हम देखने वाले हैं स्मॉल g एंड कैपिटल G. कैपिटल G का वैल्यू कभी नहीं बदलता है और स्मॉल g का वैल्यू हर दूसरी जगह पे बदल जाता है. तो ये कैपिटल G का वैल्यू जो कभी नहीं बदल रहा है वो वैल्यू है कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और हमें अगर ये G की वैल्यू सीजीएस में चाहिए तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. ये है वैल्यू हमारे लिए कैपिटल G का. सो कैपिटल G की दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, सीजीएस में आ गया और एसआई में भी आ गया. अभी नेक्स्ट, अभी हम क्या कर सकते हैं, तो ना इसका एक पहले डायमेंशन देख लेते हैं. ये कैपिटल G के लिए ये डायमेंशन कितना होना चाहिए? डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G.
तो उसके लिए इफ वी रिमेंबर कैपिटल जी के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया था, कैपिटल जी का अपना फॉर्मूला आया था, कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m1 m2। अभी डायमेंशंस तो हमारे पास आ गया पहले फोर्स। एज वी नो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स आर m1 l1 t-2। उसके बाद r, इसके लिए l2 और m2, ये आ गया फॉर मासेस। सो कैपिटल जी का डायमेंशंस हमारे लिए बनेगा m-1 l3 और t-2। दिस आर द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी। तो अभी हमने देख लिया एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड द डायमेंशंस ऑफ द कैपिटल जी। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया कैपिटल जी के बारे में। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्मॉल जी होता कितना है, व्हाट इज द स्मॉल जी। उससे पहले इसमें एक दो पॉइंट ये भी बाकी है कि ये ना, ये क्वांटिटी वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, पहले हमें ये भी देखना है। ये एक पॉइंट मिस हो गया था। एज इट इज अ फोर्स, तो न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर वेक्टर एडिशन। अगर दो फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका एडिशन करना है, बट दैट इज द वेक्टर एडिशन। हमें इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना होगा। अभी आफ्टर दिस हम ये देखते हैं कि स्मॉल जी क्या होता है। तो स्मॉल जी के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब होगा, पूरा नाम उसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फर्स्ट पॉइंट अब इसके बाद हमारे लिए है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, तो पहले यहां पर यह समझते हैं कि व्हाई द नेम इज गिवन एज एक्सेलरेशन and what it is referred as acceleration due to gravity. So first, acceleration. What is the acceleration? Acceleration का मतलब है the rate of change of velocity with respect to time. Or simply we can say if there is change in velocity, then there is acceleration. If there is change in velocity, then there is acceleration. तो अगर वेलोसिटी बदला तो एक्सेलरेशन है, और अगर वेलोसिटी नहीं बदला तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो अब हमारा जो हेडिंग है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी ही चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी बदल रहा है। एग्जांपल, ये पेन, इसको मैंने यहां पर रखा हुआ है, अभी इसका वेलोसिटी 0 है। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद ये जाएगा नीचे, इसका धीरे 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 वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। पर ये वेलोसिटी किसने इंक्रीज किया, मैंने तो नहीं किया। फिर ये वेलोसिटी इंक्रीज किसने किया है, वेलोसिटी इंक्रीज किया है ग्रेविटी ने। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग आ गया। अभी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल जी से इंडिकेट करेंगे, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है ये हमें कैलकुलेट करना है। अभी इसमें ना हमें क्या क्या देखना है, पहले एक बार देखते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जी, लेकिन कहां पर, सरफेस के ऊपर। उसके बाद एक काम करेंगे, हवा में ऊपर जाएंगे और यहां जी एट हाइट एच कैलकुलेट करेंगे। फिर है ना, जमीन में डिगिंग करते हुए जाएंगे और कहीं पर भी यहां आके डेप्थ पे ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। फिर सरफेस पे हर जगह पे जाके ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे, हर कंट्री में। तो ऐसी हमें ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है हर एक जगह। तो पहले सबसे पहले देखते हैं सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए और इसका फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहला फर्स्ट ये है हमारे पास ऑन सरफेस। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास ये अर्थ है और इसका खुद का मास कैपिटल एम, इसका खुद का रेडियस आर, कैपिटल एम मास। यहां पर हमने ना एक छोटा सा टेस्ट मास रखा हुआ है, एक छोटा सा मास यहां रखा है। अभी क्या करना है, हमें ना इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है। पहले इनका मीनिंग लिख लेते हैं, क्या किसका मतलब क्या है। कैपिटल एम ये है हमारे लिए मास ऑफ प्लैनेट,
अगर वो अर्थ के ऊपर है तो मास ऑफ अर्थ, उसके बाद आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, नेक्स्ट इज एम। अभी एम का मतलब क्या है, एम इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, एम का मतलब है मास ऑफ अर्थ। अभी हमारे पास कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड रेडियस, ये तीनों चीजें हैं। अब ना हम क्या करना चाहते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर सरफेस पे रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका हमें कैलकुलेट करना है कि वेट कितना है, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो पहले फर्स्ट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लैनेट। तो प्लैनेट ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, दैट इज नथिंग बट इट्स वेट। तो वेट के हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mg, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए न्यूटन्स लॉ, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। m1 m2 का काम ये दो कैपिटल M और स्मॉल m कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल G, ये m1, ये m2 और ये डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कैपिटल R। अभी यहां पर देखो, ये R जो होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, अर्थ का सेंटर और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर, दोनों के बीच में लगभग डिस्टेंस कैपिटल R ही है। ऑब्जेक्ट का खुद का रेडियस हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो स्मॉल है, पॉइंट मास है, तो ये आएगा कैपिटल R, दोनों के बीच का डिस्टेंस। नाउ व्हाट वी कैन कैंसिल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया, इसका मतलब ग्रेविटी के ऊपर इंडिविजुअल मास का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट इसका फॉर्मूला जो बना वो देखते हैं, वी हैव G इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहां से अगर हमने ना वैल्यूज निकाली, कैपिटल G M R, अगर इनका वैल्यू रखा तो ये जो वैल्यू है G का, इट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेटली ना 9.81 के आसपास आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। अभी ना इसका हम और एक फॉर्मूला बनाते हैं। अभी हमें कभी कभी ना मास नहीं दिया जाता है बल्कि डेंसिटी दिया जाता है। इफ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज गिवन, तो हम क्या करेंगे, मास को रिप्लेस कर देंगे। अभी मास को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो वी हैव फॉर्मूला मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आ जाएगा। तो अभी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी एज इट इज, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज अ स्फीयर, तो अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट स्फीयर। तो ये हमारे पास आएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो अब हमारे पास मास की वैल्यू मिल गई, एक काम करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो देखो स्मॉल g की वैल्यू लगा देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्मॉल g इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ये gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एक काम करेंगे, g और r स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, तो वी हैव g डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास। व्हाट इज मास, मास ये यहीं पर बनाया, रो 4/3, दिस इज रो 4/3 पाई r क्यूब। अब होगा क्या, ये r स्क्वायर और ये क्यूब जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें फॉर्मूला मिलेगा g के लिए, g इज इक्वल टू 4/3 पाई रो rg। तो ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है कैपिटल G का, एंड लेट अस से दिस इज एज इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों फॉर्मूले एक साथ ही लिख देते हैं, G इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4/3 पाई रो rg। ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, इसको हमने आगे बहुत बार यूज भी करना है। अब आते हैं इसके वैल्यूज के ऊपर। अब यहां पर देखो होगा क्या कि कैपिटल G, इसका तो वैल्यू कांस्टेंट है, कैपिटल G का वैल्यू कितना है, तो हियर इट इज, फिर से एक बार वही फॉर्मूला, G इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/3 पाई रो rg। तो हमारे पास ना कैपिटल G, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास,
Mass of earth is 6 into 10 raised to power 24 kg. Radius of earth is 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर. ये हो गया अर्थ रेडियस. अभी ये सारी वैल्यू अगर हम यहां पर लगा देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? G इज इक्वल टू स्मॉल g 6.6 कैपिटल G 10 रेज टू पावर -11 मल्टीप्लाई बाय m. m कितना है? 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस, उसका स्क्वायर भी करना है 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे हमें g की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी चलेगा. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्मॉल g 9.81 पर. ये वैल्यू प्लीज नोट, ये वैल्यू हर जगह बदलेगी. और इससे पहले जो हमने देखा था कैपिटल G का वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11, ये वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहेगा. और कैपिटल G जो है उसका वैल्यू हमारे लिए हर जगह चेंज होना है. कैपिटल G और उसका वेरिएशन, ये आगे हम देखने वाले हैं कि कैपिटल G और इसका वेरिएशन क्या होता है. तो अभी आज हमने जो देखा वो क्या है? सबसे पहले फर्स्ट हमने देखा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में. सबसे पहले फर्स्ट न्यूटन लॉ, जिसमें पहले हमें ये बोला गया कि इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स and the mass of object are say capital M and small m, distance between them r, then every particle attracts another particle by a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. तो हमारे पास फॉर्मूला आया F is equal to G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. यहां से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट ये स्मॉल जी के दोनों फॉर्मूले जो अभी यहां पर बनाए हुए हैं जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला 4/3 पायरो आर जी. ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है? इफेक्ट्स कैलकुलेट करने हैं. मतलब अगर हमने हाइट को इंक्रीज किया तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा? अगर हम डेप्थ में चले गए ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा? अगर हम सरफेस पे ही घूमने लगे, यहां से घर गए, यहां से दूसरी सिटी में गए, दूसरे कंट्री में गए, तो ग्रेविटी का वैल्यू कितना चेंज होगा या सेम रहेगा? ये सारी चीजें अभी हमें कैलकुलेट करनी है. दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. पर अभी के लिए दिस इज सफिशिएंट, जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा और दूसरा हमने देखा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है. चलो वी स्टॉप फॉर हियर टुडे. अगला इसका जो कंटिन्यूएशन है वी विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर.